नमस्कार। कथा वाचन श्रृंखला में आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ सुविख्यात लेखक दुष्यंत जी की मशहूर कृति और मशहूर किताब किस्से काफियाना से कबूतर। दुष्यंत जी ने अनेक कहानियाँ लिखी है। छोटी से छोटी कहानी में भी नैरेटिव की संपूर्णता है और रसों की भरपूर प्राप्ति है, साथ में राजनीतिक कटाक्ष और हमारे समय के टूटे आईने भी। आइए सुनते हैं कबूतर। पूरी की पूरी कहानी में कोर्ट के जिरह का चित्रण बहुत ही बखूबी से दर्शाया गया है। जज और वकीलों के बीच होने वाली जिरह को समझने की कोशिश करेंगे तो कहानी बहुत ही रोचक बनती है। यह सन 2040 ईस्वी की गर्मियों की एक गुनगुनी सी सुबह थी। कोर्ट में यह अपनी आदेश हुआ है कि हिंदू वकील हिंदी बोलेगा, मुस्लिम वकील उर्दू, चाहे तो दोनों, इनके अलावा अंग्रेजी में अपनी बात कह सकते हैं। केवल कोर्ट्स के ही लोगों को कुछ महीनों की मोहलत दी गई है कि अपनी जुबानें दुरुस्त कर लें। वकीलों से कहा गया है कि कोर्ट में प्रैक्टिस करने के अपने रजिस्ट्रेशन में भी अपनी जुबान चुनकर दर्ज करवा दें। जज ने टोकते हुए कहा, आपकी भूमिका बेवजह लंबी हो रही है, केस पर आइए। वकील ने कहा, माफ़ी हुजूर, बस आ ही रहा हूँ। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नए कानून के मुताबिक हिंदी केवल हिंदू बोल सकते हैं, संस्कृत केवल हिंदू ब्राह्मण, उर्दू केवल मुसलमान, पंजाबी केवल सिख। यह शख्स जो कटघरे में खड़ा है, इसका नाम पंकज सिंह है। साइंस का टीचर है पर असल में ये अदीब है। जन्म से हिंदू है पर उर्दू को अपनी जुबान कहता है, उर्दू ही बोलता है, लिखता है, सोशल मीडिया पर भी उर्दू ही इसकी जुबान है। इस बात पर हिंदू और मुसलमान दोनों मजहब के मोअज़्ज़िज़ लोगों ने गहरा एतराज़ जताया है और इस एतराज़ को कानूनी रूप से आप मोहतरम के सामने पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। आपकी अदालत में अगर इंसाफ नहीं हुआ तो मुल्क के अमन चैन को खतरा हो सकता है। हुजूर, पंकज सिंह के लिखे लेखों, सोशल मीडिया पोस्ट्स के प्रिंट आउट्स के साथ उसकी नई किताब अंधेरे दिनों में चिराग भी आपके सामने बतौर सबूत पेश करता हूँ। जज साहब बोले, बचाव पक्ष के वकील मिस्टर कबीर मुकुल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय महोदय, केस दर्पण के समान बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इस राष्ट्र की भाषाई संस्कृति कभी धर्मों के आधार पर विभाजन की नहीं रही है। क्षेत्रों में एक भाषा रही है, समूहों की भाषा रही है। मेरे क्लाइंट्स ने कोई अपराध नहीं किया है, पर हिंदू होकर उर्दू को अपनी जुबान कैसे कह सकता है, जबकि देश में कानून बन गया है? माय लॉर्ड, क्या मैं इस कोर्ट की भाषा जान सकता हूँ? कबीर मुकुल ने पूछा। कैसा मजाक है ये? वही है जिसमें अभी ये कार्यवाही चल रही है। जज साहब का पारा ऊपर चढ़ता जा रहा था। बिल्कुल आदरणीय, ठीक यही बात इस मुकदमे के बारे में कहने की गुस्ताखी अगर मैं करूँगा तो कोर्ट की सरासर तौहीन मानी जाएगी। जज साहब ने फरमान सुनाया, खैर पंकज सिंह का बयान दर्ज किया जाए। मेरे क्लाइंट्स अपने दादा की डायरी पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम लेना चाहते हैं। लंबे कद, फ्रेंच कट दाढ़ी और फ्रेमलेस फ्रेम वाले चश्मे में सुंदर युवा वकील कबीर मुकुल की इस दरख्वास्त को कानूनी रूप से जायज़ मानते हुए जज साहब ने कहा, इजाज़त है। रस्म निभाई गई। मैं पंकज सिंह, वल्द सुरेंद्र सिंह, मुकाम पोस्ट
थाना गोपीवाला, पेशे से स्कूल टीचर हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गैर मजहब की जुबान नहीं बोली। मेरी जुबान मेरी अपनी है, मेरे घर की, मेरे पुरखों की। मेरे होश संभालने के बाद दादा का पहला खत जब मेरे पिता के पास, यानी जहाँ मेरे पिता नौकरी करते थे, तो हमारे पास आया तो रस्म उल खत जरूर देवनागरी थी, पर जुबान यही थी। खत शुरू हुआ था, मेरे लखते जिगर। कबीर मुकुल ने कहा, जिस डायरी पर हाथ रखकर मेरे क्लाइंट ने अभी बयान से पहले कसम ली थी, वह उर्दू में ही लिखी हुई थी, माय लॉर्ड। सिकंदर साहिल बीच में बोल पड़ा, हुजूर, ये सब बातें इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं रखती। इनफैक्ट कोर्ट और हम सब का कीमती वक्त खराब किया जा रहा है, और रखती भी है तो सीधे सीधे पंकज सिंह को मुलाजिम साबित करती है। हुजूर, गुस्ताखी माफ। यह केस इतना साफ और एक तरफा है कि बिना किसी जिरह बहस सफाई के अपना फैसला और सजा सुना सकते हैं। जज साहब बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? कोर्ट कोई मजाक थोड़ी है। पीपी साहब, अपने गवाह और दलील पेश कीजिए। सहमते हुए पीपी यानी सिकंदर साहिल साहब ने कहा, जी हुजूर। आवाज लगाई। पंडित तनसुख चतुर्वेदी उर्फ तरुण शर्मा, जींस टी शर्ट पहने, लंबा टीका लगाए युवा पंडित कटघरे में आए। बतौर किताब रामचरितमानस लाई गई। हाथ रखकर सच कहने की कसम खाने की रस्म निभाई गई। आदरणीय, मेरा नाम तनसुख चतुर्वेदी है। ड्रेस मॉडर्न और नाम दो दो, क्या माजरा है? नामकरण संस्कार के समय दादाजी ने नामाक्षर से पहले यही नाम रखा था, और ये संसार सागर क्या है? तनसुख ही है तो है ना सर? हुजूर, जब स्कूल में भर्ती करवाया तो मेरे पिता को इस पुराने किस्म के नाम से शर्म आई तो तरुण कर दिया गया। जब बाद में नौकरी नहीं मिली तो पुश्तैनी काम में आ गया तो नाम में वजन पुराने नाम में लगा। आगे आप भी समझदार है। ठीक है, ठीक है, मैं आपके प्रोफेशनल सीक्रेट्स के जोन में नहीं जाऊंगा। पंकज सिंह से क्या ऐतराज है आपको? आदरणीय न्यायाधीश महोदय, अगर पंकज सिंह की तरह लोग करने लगेंगे ऐसा ही तो संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? सोचिए, घोर विपदा आ जाएगी। जज साहब, मुझे कुछ कहने की इजाजत दीजिए, कबीर मुकुल साहब ने कहा। कहिए, कुछ पूछना है पंडित जी से? जी आभार। पंडित जी, यह बताइए, इस कानून से पहले देश विपदा में था क्या? देखिए वकील साहब, श्रेष्ठ राजा प्रजा के भावी संकट को भांप कर निर्णय लेता है, कानून बनाता है। देश में राजा नहीं, प्रजातंत्र है। आप भूल रहे हैं, आप प्रजातंत्र की अदालत में खड़े हैं। यह कहना कोर्ट के अपमान की श्रेणी में आ सकता है। क्षमा जज साहब। वकील साहब, यह कह लीजिए, मेरा आशय सरकार से ही था, और मेरा निवेदन यह था कि धर्म संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जनता में नैतिक अवमूल्यन को रोकने के लिए, युवाओं को धर्म और संस्कृति की ओर वापस मोड़ने के लिए सरकार ने कह दिया कि अब देश में भाषाओं का अनुशासन होगा, तो इस अनुशासन को तोड़ने वाले को सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई ऐसा करना तो दूर करने की सोच भी न सके। तो मेरी राय में पंकज सिंह का यह अपराध असामान्य है, जघन्य है। तुरंत निर्णय हो, सजा हो। शुक्रिया, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए पंडित जी। जज साहब ने कलम उठाकर कुछ लिखा और बोले, बचाव पक्ष अपने गवाह और दलीलें पेश करें। कबीर मुकुल फॉर्म में आकर बोलने लगे, बिल्कुल आदरणीय, मेरे पहले गवाह है भाषा विज्ञानी और उर्दू के प्रोफेसर सक्सेना। इनके वालिद और दादा हिंदू राजा के प्रधानमंत्री या दीवान रहे थे। प्रोफेसर साहब दीवान गालिब पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम लेंगे। दरमियाना कद, लगभग पूरी सफ़ेद मूछ, दाढ़ी, चौरस फ्रेम के नज़र के चश्मे से झांकती हुई चमकदार आँखें, मैरून रंग का कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और चमड़े की साफ सुंदर चप्पलें, और वे भी इतनी साफ सुथरी कि लगे जूतों की दुकान में सेल्समैन पहली बार पहना के साइज देख रहा हो। सिकंदर साहिल ने ऐतराज किया, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, दीवाने गालिब पर हाथ रखकर कोई सच बोलने की कसम कैसे ले सकता है? जज साहब ने कहा, ऑब्जेक्शन ओवर रूल।
आप भूल रहे हैं वकील साहब, जब तक इस पर सरकार का नया कानून न आ जाए तब तक तो यह कानून ही है, और कोई अपनी महबूबा की खतों की किताब बनाकर उस पर हाथ रखकर भी सच बोलने की कसम ले सकता है। परिसर में ठहाका गूंज उठा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो प्रोफेसर साहब कहिए, क्या कहना है आपको? किताब लाई गई जिस पर दोनों हाथ रखकर प्रोफेसर साहब ने कहा, सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। पर उन्होंने सलाम के लहजे में हाथ उठाया और फिर कहना शुरू किया, हुजूर मैं तो आपका मुरीद हूँ। उर्दू की अदबी और एकेडमिक दुनिया आपको बहुत इज्जत और एहतराम से देखती है। ऐसा मैंने क्या कह दिया? जज साहब बोले। वकील सिकंदर साहिब बोले, माय लॉर्ड, गुस्ताखी माफ। अदालत का वक्त इधर उधर की बातों में जाया किया जा रहा है। कबीर मुकुल को बोलने का मौका कहाँ छोड़ना था भला? मुझे लगता है कि मेरे काबिल दोस्त मुंबई की फिल्में ज़्यादा देखते हैं, जिनमें जब विरोधी वकील की बातों को कोई जवाब नहीं मिलता तो वकील जज साहब को अक्सर यह कहते हैं, अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अदालत में दलीलें और गवाहियाँ ही होती है। जज साहब ने उन दोनों की बातों को सिरे से नजरअंदाज करते हुए प्रोफेसर सक्सेना की तरफ देखा। वकील सिकंदर साहब बुरी तरह से झेंप गए और कबीर मुकुल मुस्कुरा दिए। प्रोफेसर साहब कहने लगे, आप तो हर फैसले में उर्दू के शायरों को कोट करते हैं, जिन्हें अगले दिन के अखबार सुर्खी बनाते हैं। आली जनाब, आपने कोई उर्दू जबान की कम खिदमत की है क्या? प्रोफेसर साहब ने जज साहब को मुस्कुराने की वजह दे दी, पर उन्हें याद आया कि वे जज हैं, तो मुस्कुराहट पर ब्रेक लगा दिया और बनावटी गुस्से की मुद्रा में कहने लगे, मुझे ऊपर से आदेश आया है कि यह केस बहुत ही सेंसिटिव है, इसको तुरंत सुनकर निपटारा कीजिए। और यह आप लोगों को लग रहा है कि अदालतों के पास बहुत वक्त है, तो ये क्या बहस है और दलीलें चल रही है? ढंग से बात रखिए, वरना या तो अपनी मर्जी से मैं कुछ भी फैसला सुना दूंगा या इतनी लंबी तारीख दे दूंगा कि कोई अगला जज ही फिर इसे सुनेगा। तभी जज साहब ने देखा कि ठीक सामने उनके अदालत परिसर की आखिरी कतार के पीछे लटके हुए एक पुराने बंद पंखे पर कबूतर आकर फड़फड़ाते हुए बैठ गया। शायद उसकी भी दिलचस्पी इस अजीबोगरीब मुकदमे में हो गई थी। वैसे भी कहते हैं कि आध्यात्मिक पवित्र जगहों पर कबूतर का ज्यादा वास होता है। इस कोर्ट परिसर में संभव यह वही भाव महसूस हुआ हो। कबीर मुकुल ने जज साहब से कहा, माफ़ी हुजूर, माफ़ी। फिर सक्सेना जी की ओर मुखातिब हुए, प्लीज़ प्रोफेसर साहब, आप अपनी बात स्पष्ट और कम शब्दों में कहिए, यह आपका 1 घंटे का लेक्चर नहीं है। हुजूर, मैं जिंदा सबूत हूँ, कम से कम 2 साल की इस तहजीबी रवायत का, जिसकी जबान वही है जो मैं बोल रहा हूँ, और उसके लिए किसी मजहबी शिनाख्त की जरूरत लाजमी तौर पर नहीं है। पहेलियों में बात न करें, सीधी करें, तमीज वाले आदमी लगते हैं आप। फिर भी, कहते हुए ढककर रखे गिलास में जज साहब ने 2 घूंट पानी पिया। हुजूर, आपने क्या कहा? जज मैं हूँ या आप मुझसे ही सवाल कर रहे हैं? हुजूर, मेरी इस बात केस में ताल्लुक नहीं रखती, प्लीज़ बताइए। ओके, मैंने बस इतना सा ही कहा था कि पहेलियों में बात न करें, सीधी करें, तमीज वाले आदमी लगते हैं आप। फिर भी, पहेलियों में बात न करें, सीधी करें, तमीज वाले आदमी लगते हैं आप। फिर भी जनाब, आपकी इतनी सी बात में कितने हिंदी के शब्द हैं और कितने उर्दू के? क्या इसे उर्दू कहेंगे या फिर हिंदी? प्रोफेसर, यू आर टू मच इरिटेटिंग। यस माई लॉर्ड, आई एम लिटिल बिट। जनाब, आप हिंदू हैं? जज साहब, नाचीज को माफ़ कीजिएगा, पर आपको अब तमीज शब्द से भी परहेज करना पड़ेगा। आदमी नहीं, मनुष्य ही कहना पड़ेगा। जज साहब को बात का सिरा समझ में आ गया। उन्होंने कलम उठाकर कुछ लिखा और फिर प्रोफेसर सक्सेना की मुखातिब हुए। इस मुजरिम के पक्ष में कुछ कहना है आपको? बिल्कुल, पर गुस्ताखी माफ़ कीजिए हुजूर, मुजरिम इस नए कानून के मुताबिक और इस अदालत को इंडिविजुअल लग रहा है, पर दरअसल है नहीं। यह केस एक इंडिविजुअल का है ही नहीं। क्या मतलब? आपको लगता नहीं
कि हमें आप एकेडमिक जॉर्गस में उलझा रहे हैं। जज साहब के तेवर देखकर पहला वकील सिकंदर साहिल हौसले से बोला, बिल्कुल जज साहब, देखिए प्रोफेसर सक्सेना की गवाही को मैं यहीं रोकने का निवेदन करता हूँ। ये वाकई जैसे आप हुजूर ने फरमाया बेमतलब की बातों में आपको और हमको उलझा रहे हैं। नहीं जनाब, हुजूर की अदालत इस शहर और शायद स्टेट की भी सबसे सख्त अदालत मानी जाती है, लिहाजा खाकसार की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। विद यू रेस्पेक्ट, बिल्कुल मैं न तो उलझा रहा हूँ न ही केस से अलग बात कर रहा हूँ। ये केस अलग है तो इसमें बात भी अलग ही होगी, गवाहियाँ भी अलहदा ही मानकर चलिए। यह केस जुबान से जुड़ा हुआ अदबी मसला है तो एक राइटर की कहानी के छोटे छोटे टुकड़े पढ़कर सुनाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। एक कहानी की 2 लाइनें आती है। पहली, किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगार नहीं होता, और दूसरी कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। इस कहानी में अदीब ने कहानी के किरदार दारोगा का जिक्र करते हुए लिखा है कि इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वह अफसरों के घपले में न आए। हर तरफ से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वह दारोगा के दारोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। अदालत में कोई बताएगा कि ये किस जबान की कहानी है। लेखक का नाम शायद न ही बता पाए, जबान तो बता ही दीजिए। बेशक उर्दू की कहानी है, इसी जबान में तो हमारा मुजरिम पंकज सिंह लिख रहा है और यही तो केस है। वकील सिकंदर साहिल ने लगभग उछलते हुए कहा। प्रोफेसर सक्सेना मुस्कुराने लगे। यूं मुस्कुराकर अदालत की तौहीन और हम सबका वक्त जाया न कीजिए प्रोफेसर साहब। हुजूर, ये टुकड़े हिंदी के बड़े साहित्यकार शिव पूजन सहाय की लिखी कहानी से है, जिसका शीर्षक है कहानी का प्लॉट। अदालत में हाजिर आलिम फाजिलों विद्वानों से मेरी दरख्वास्त है कि अब पहली 2 लाइन में से जरा उर्दू के निकाल कर देखिए कि पर होती है नहीं है जैसे शब्द ही बच जाएंगे, बाकी सब उर्दू के खाते में चला जाएगा, मायने ही खत्म हो जाएंगे। वैसे मायने और खत्म भी हिंदी शब्द नहीं है। और फिर दारोगा के जिक्र में कितनी हिंदी है ये भी बताएं, मेहरबानी करीब वकील साहब गिनती करके बता दें। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सरासर गलत तरीके से मुजरिम को बेकसूर सिद्ध करने की कोशिश हो रही है। ये साहित्यिक कहानी भला कोई कानूनी सबूत बन सकती है क्या? वकील सिकंदर साहब बोले। शुक्रिया प्रोफेसर सक्सेना साहब। जज साहब के मुंह से इतना सुनकर इशारा समझकर सक्सेना साहब अदब से सलाम करते हुए कटघरे से आकर अपनी जगह बैठ गए। एक पांव पर दूसरा पांव रख लिया, दोनों हाथों को बांधकर करीने कायदे से उन पांवों के संधि स्थल पर साथ में रख दिया। तो ऐसा कीजिए, पंडित जी के साथ वाले आपके साथी पक्षकार मौलवी साहब को बुला लीजिए। जज साहब ने जल्दी जल्दी मुकदमा सुनकर फैसले और सजा तक पहुंचने की गरज से कहा। मौलवी अहमद अली शाह हाजिर हो। मौलवी साहब आए, सलाम किया, बतौर किताब कुरान की शपथ ली। जी मौलवी साहब, पंकज सिंह को गुनहगार मानते हैं आप? जी बेशक, बड़ा गुनहगार है। कैसे? मैं पंडित जी की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। वाह मौलवी साहब, इस मुद्दे पर आप दोनों की इत्तेफाकी है। अगर सब मसलों पर हो जाए तो इस उपमहाद्वीप का अमन चैन सुनिश्चित हो जाए। आधे थाने बंद करने पड़े, आधी अदालतें बंद हो जाए। जनाब मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारे मजहब जरूर अलग है, पर पंकज सिंह के गैर मजहबी जबान में लिखने बोलने से जो असर उसके मजहब पर पड़ता है, ठीक वही खराब असर हमारे मजहब पर भी पड़ता है। शुक्रिया मौलवी साहब। सिकंदर साहिल साहब, अगर आपके दोनों गवाहों में इतनी इत्तेफाकी या हम ख्याली थी तो दोनों को कटघरे में लाकर अपने अदालत के वक्त का वही किया जिसकी शिकायत आप कबीर मुगल के लिए कह रहे थे। क्या हुजूर? वक्त जाया, जिसकी शिकायत आप कबीर मुगल के लिए कह रहे हैं। मौलवी साहब, हमने सुना है
कि आपका बेटा संस्कृत में पीएचडी कर रहा है, कहकर कबीर मुकुल ने मौलवी साहब को अनजानी अप्रत्याशित मुसीबत में डाल दिया। जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछते हुए बोले, हाँ ये सच है, मगर इसी वजह से मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं उसे घर में घुसने नहीं देता हूँ, उससे मेरे परिवार की अब कोई बोलचाल नहीं है, और हुजूर उसे तो मैं अपनी पुश्तैनी जायदाद से भी बेदखल कर चुका हूँ। शुक्रिया मौलवी साहब। खैर सिकंदर साहिल साहब, आपकी तरफ से कोई भाषा शास्त्री है तो पेश कीजिए। प्रोफेसर दया कृष्ण पांडे को पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। ग्रे कोट, पैंट, ऑफ वाइट शर्ट और टाई में सौम्य वरिष्ठ नागरिक कटघरे में धीमे धीमे कदमों से चलकर आए। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम ली। माननीय जज साहब, आपने एक फिल्म देखी है क्या, टाइटैनिक? क्या मजाक चल रहा है? कोई यहाँ आकर कहानी सुना रहा है, कोई फिल्म की बात कर रहा है। इतनी मेरी हिम्मत सपने में भी नहीं हो सकती आदरणीय। प्लीज़ बताइए, फिल्म नहीं देखी होगी तो टाइटैनिक जहाज़ के बारे में ज़रूर ही सुना होगा। हाँ, फिल्म भी देखी है और जहाज़ के बारे में उससे पहले से पता है। हुजूर, मुझे पहले से यकीन था कि मैं एक काबिल पढ़े लिखे जज साहब की अदालत में जा रहा हूँ। आई एम फ्लैटर्ड। मुझे ऐसा कहना चाहिए पर कहूँगा नहीं। प्रोफेसर पांडे जी, आप सीधे सीधे पंकज सिंह के मुकदमे से जुड़ी बात कीजिए। वह जहाज समंदर के अंदर के एक पहाड़ से टकरा कर डूब गया था, जिसकी चोटी बड़ी मुश्किल से दिख रही थी। किसी को अंदाजा नहीं हुआ था कि उसके नीचे इतना विशाल पहाड़ होगा। मेरी दलील का ताल्लुक उस जहाज से नहीं है, दुर्घटना से भी नहीं है। उस पहाड़ को याद रखिए, दुर्घटना को भूल जाइए तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। जज साहब झुंझला कर बोले, आदरणीय भाषा शास्त्री, मैं भी एक थियरी है, आइसबर्ग थियरी, उसका सीधा ताल्लुक इस केस से है। थियरी कई साल पुरानी है। समंदर के भीतर का वह पहाड़ दरअसल आइसबर्ग था। हमारे भाषा शास्त्र की थियरी कहती है कि भाषाएं उसकी चोटी की तरह है, जो आभास इतनी दिखती है, उसके नीचे कल्चर, सभ्यता, तहजीब, जो भी कहिए, उसका पहाड़ होता है। यह थियरी तो गलत व्याख्या और मनमाना इस्तेमाल है। कोर्ट परिसर में बैठे प्रोफेसर सक्सेना ने बुलंद आवाज में कहा, आप अपनी बुरी बात कीजिए। प्रोफेसर पांडे, अपनी बातों में मज़ा आ रहा है। जज साहब बोल तो गए, पर उन्हें अपनी जुबान फिसलने की गलती का एहसास हुआ कि यह बात तो कोर्ट और जज की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मेरा मतलब यह था कि आपकी दलील पूरी कीजिए, सुनना चाहता हूँ। अगर इस केस से संबंधित हो तो भाषा केवल भाषा नहीं होती, आपका जीवन, व्यवहार, दर्शन, परंपराएं सब होती है। यह नया कानून समाज में उस पहाड़ की स्थिति और महानता को बनाए रखने का कानून है। इसलिए पंकज सिंह अपराधी है। वे एक पहाड़ की चोटी से दूसरी पहाड़ की चोटी पर छलांग लगा रहे हैं, यह तो इम्पॉसिबल है और अब गैर कानूनी भी हो गया। तर्क तो कोर्ट परिसर में पता नहीं कितने को समझ में आया और ठहाका जरूर लगा। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब के इस हस्तक्षेप से फिर शांति लौटी तो कबीर मुकुल ने कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। हुजूर, प्रोफेसर पांडे कम्युनिटी के लिहाज से बात कर रहे हैं। पंकज सिंह की जबान और उसका कल्चर का पहाड़ एक ही है, तो केस अलग है और इनकी थ्योरी का इम्प्लीकेशन अलग है। बचाव पक्ष अपना अगला गवाह पेश करे। प्रोफेसर पांडे ने अदब से झुककर जज साहब को सलाम किया और कटघरे से बाहर आकर अपनी जगह बैठ गए। यह जगह प्रोफेसर सक्सेना के बगल में ही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हुजूर, मेरी अगली गवाह पंकज सिंह की मां है, श्रीमती सुमित्रा सिंह। कबीर मुकुल ने कहा, किताब पर हाथ रखकर सच बोलने की शपथ लेने की रस्म तो निभाई थी। सुमित्रा सिंह ने कबीर वाणी मंगवाई
और बोलना शुरू किया। मेरा बेटा वही बोली तो लिखता है जिसमें मैं बोलती हूँ। हमारा घर, हमारा खानदान, दादा दादी, चाचा ताए, मासी, मामा, नाना सब बोलते हैं, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। सिकंदर साहिल बोला, कैसे नहीं चलेगा साहब जी? जिस जुबान में आप बोल रही हैं उसे अब बोल लिख नहीं सकते। यह अब सिर्फ मुसलमानों की जुबान डिक्लेयर हो गई है। अब क्या इस उम्र में जुबान के लिए धर्म और देवता बदलने पड़ेंगे? सुमित्रा सिंह ने पूछा। शायद यही रास्ता है, मजहब बदलिए या जुबान। सर, मुल्क में कन्वर्जन कानून पहले ही कड़े कर दिए गए हैं, कोई अपना धर्म नहीं बदल सकता। कबीर मुकुल ने चुटकी लेते हुए कहा। जबान बोलने नहीं देंगे, धर्म बदलने नहीं देंगे, यह क्या इंसाफ है? ये क्या हो गया है जमाने को? शुक्रिया सुमित्रा सिंह साहिबा, जज साहब ने कहा और पंकज सिंह की ओर मुखातिब हुए। आपको नहीं लगता कि आप गुनाह कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इस मुल्क में कितने ही हिंदू हैं जो उर्दू जबान के बड़े अदीब हैं, शायर माने जाते हैं। कितने ही मुस्लिम हैं जिनकी हिंदी साहित्य में बड़ी इज्जत है। खैर, ये पुरानी बात है। अगर अदालत आपको आदेश दे कि आपको आगे से हिंदी में ही लिखना है तो जनाब, आप रस्मुल खत यानी स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो शायद ऐसा है तो कबूल है। उर्दू रस्मुल खत वैसे भी लोग अब कहाँ सीखते हैं। और नहीं, जुबान यानी भाषा की बात कर रहा हूँ, यानी शब्द। जनाब, शायद लिखना ही छूट जाए तब तो। सिकंदर साहब को बोलने का मौका मिल गया। हुजूर, ये लेखक जिद्दी तो है ही, देखिए बदतमीज भी है। आपका आदेश मानने की बजाय आपसे जुबान लड़ा रहा है। ये अदालत आपकी कुर्सी की तौहीन है। इस बात को संज्ञान में लीजिए और इसके लिए मुजरिम को तुरंत सजा दीजिए या जुर्माना कीजिए। जज साहब मुस्कुरा दिए और बोले, सिकंदर साहब, आपके पास दलीलें खत्म हो गई है शायद। हुजूर, मेरी दलील तो कानूनी है, बिल्कुल साफ है, छोटी सी है। नया कानून बना है, वो मुजरिम ने तोड़ा है, इसे सजा मिलनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए, जिससे एक संदेश जनता के बीच जाए। नए कानून को हल्के में नहीं लेना है। मुजरिम के गुनाह के वाजिब और मुकम्मल सबूत आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। नए कानून के मुताबिक सजा देने के लिए काफ़ी है। वकील साहब, मेरे काम में दखल मत दीजिए। आरोपी मुजरिम है या नहीं? अगर है तो सजा क्या हो यह मुझे तय करने दीजिए। जज साहब उखड़ कर बोले। तभी शांत परिसर में आवाज आई। अचानक आखिरी कतार के बाद वाला वह बंद पड़ा। लटकता हुआ पंखा चल पड़ा। कबूतर को मौका नहीं मिला कि वह उड़ जाए, लहूलुहान होकर जमीन पर आ गिरा। जज साहब ने चपरासी को उसे देखने और संभालने का इशारा किया और बोले, कल ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इसे ठीक करवाओ। जब मर्जी हो चलने लगता है, जब मर्जी हो बंद पड़ा रहता है। मेरे जैसे बूढ़े आदमी को कभी हार्ट अटैक आ सकता है कि अदालत में भूत है। परिसर में लोग हंसने लगे और बोलने लगे। तो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुकुल साहब, और कोई दलील या गवाह? माय लॉर्ड, बस 2 आदमियों की छोटी छोटी सी गवाहियों के लिए पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। अब्दुल हसन, हाजिर हो। आवाज़ लगी। एक खूबसूरत लंबा अधेड़ आदमी कटघरे में आया। किताब पर हाथ रखने की शपथ लेने की रस्म निभाई। बाबा फरीद की काफिया पर हाथ रखकर कसम खाई। मुकुल ने पूछा, हसन साहब, क्या करते हैं आप? अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जी, 4 ट्रक चलते हैं जी। आप पंजाबी बोलते हो? पंजाबी तो मेरी 10 पुश्ता बोल दी रही है जी। बंटवारे तो पहला असी अदर सिंगे लेदे पंजाब पंजाबी साड़ी माँ बोली है जी। और मजहब तो इस्लाम है ना? हाँ जी। 5 वक्ता नमाजी। हाँ, अबू पिछले साल हज भी जाके आए ना। तुसी हैरान हो, तानू नहीं पता? काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश दे बड़े शायर सी, तो ओना दी जुबान तो बांग्ला सी। और सुनो जी, सांडे ते वधेरे सरदार है जेडे उर्दू च लिखते ने, अरबी फारसी जानते ने। हुण ते ओ भी नहीं बोल पढ़ लिख सकणगे जी। हाँ जी, नया कानून तो यही है। शुक्रिया हसन साहब, जज साहब ने कहा। हसन कटघरे से निकलकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अरिंदम भट्टाचार्य हाजिर हो। आवाज लगी।
सच बोलने की कसम खाने के लिए इस बार किताब थी श्री श्री रामकृष्ण कथामृत की संक्षिप्त टीका। प्रणाम सर, मेरा नाम अरिंदम भट्टाचार्य है। हिंदी हमको ज़्यादा नहीं आता, आम बंगाली मानुस, खूब भद्र मानुस। ये वकील साहब बोला हमको कि हम इधर आके आपसे पूछ सकता है कि हम हिंदू है तो हमको हिंदी ही बोलना पड़ेगा। ई शॉप चलबे ना दादा, आमी जानी ना। सिकंदर साहिब बोला, बिल्कुल, कोर्ट के सामने भी तुम हिंदू होकर बांग्ला कैसे बोल सकते हो? कोर्ट अभी तुमको अंदर कर देगी। हमारा 7 पीढ़ी से ज़्यादा बांग्ला ही बोलता है। हम हिंदू हैं पर हमारा भाषा तो बांग्ला। कबीर मुकुल ने तर्क रचते हुए कहा, माय लॉर्ड, अरिंदम भट्टाचार्य की गवाही और रिक्वेस्ट कोर्ट कंसीडर करे प्लीज। जज साहब ने कागज़ पर कलम से कुछ लिखना शुरू किया। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है, कल फैसला सुनाया जाएगा, कहते हुए जज साहब उठकर अपने चैम्बर में चले गए। अगले दिन कोर्ट परिसर में भीड़ ज़्यादा थी। बाहर गैलरी में बैठा बूढ़ा इलेक्ट्रीशियन पंखा दुरुस्त करने में लगा था। सबसे पहले उसने गीले कपड़े से पंखे की पंखुड़ी पर लगा कबूतर का सूख चुका खून साफ करने की कोशिश की। चश्मे का ग्लास बता रहा था नज़र बहुत कमज़ोर है। लोग उसे देखकर आगे अदालत के बड़े कमरे में दाखिल हो रहे थे। जज साहब अपने चैम्बर से निकल कर आए, कुर्सी पर बैठ गए, पान पीकदान में थूका, पीछे दीवार पर लगी धुंधली पड़ चुकी महापुरुषों की 2 तस्वीरों को प्रणाम की मुद्रा में देखा और हल्के शोर के बीच बोलना शुरू किया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आज इस अजीबोगरीब मुकदमे में फैसला सुनाने का दिन और वक्त आ गया है। मैंने दोनों पक्षों की तफसील को सुना है। पुलिस और सरकारी पक्ष से ज़्यादा दिलचस्प बचाव पक्ष को सुनना था और ये स्वाभाविक भी था। दरअसल ये मामला भी अपने आप में बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक भी है। इस मुकदमे में हार जीत का फैसला बेहद नाजुक और नामुमकिन किस्म का है। मुझे नहीं पता कि मैं जज की कुर्सी पर कितने दिन रहूँगा। हो सकता है